वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ चैप्टर 2 एनसीईआरटी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो आपको तो पता ही है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और हर प्लांट की अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। हर प्लांट अपनी अपनी जगह पे एक अपनी खुद की एक खासियत रखता है। उसी तरीके से एनिमल्स जो होते हैं उनकी भी अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। उसी के बेस पे हमारा ये चैप्टर है और जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है एक छोटी सी स्टोरी से। वो स्टोरी यहाँ पे दे रखी है। इट इज़ अ प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर येस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक स्कूल में, जहाँ पे एक साइंस टीचर जो है वो इनवाइट करते हैं डॉक्टर रघु ये और मनीराम चाचा ये। तो मैडम सुलेखा जो होती हैं वो इनको इनवाइट करती हैं ताकि वो बच्चों को कुछ चीज़ें जो है वो सिखा सकें। मैडम सुलेखा टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। डॉक्टर रघु इज अ साइंटिस्ट एट द नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी एंड मनीराम चाचा इज एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाय कम्युनिटी। तो डॉक्टर रघु जो होते हैं वो एक डॉक्टर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी के। और जो मनीराम चाचा होते हैं, मनीराम चाचा जो हैं वो एक नियर बाय जैसे हमारे एरियाज होते हैं तो उन्हीं में से एक बड़े बुजुर्ग होते हैं जो कि काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं बर्ड्स की आवाज़ निकालने में, मिमिक्री करने में, नकल निकालने। मिमिक्री मीन्स नकल या आवाज़ निकालना। और वो प्लांट्स और एनिमल्स को फाइंड आउट करने में, उनकी वैरायटीज को आइडेंटिफाई करने में भी ब्रिलियंट हैं। टू प्रिपेयर देम फॉर द वॉक, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉक इज टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। तो डॉक्टर रघु जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि हमारी जो वॉक है, जो आज हम नेचर की वॉक करने जा रहे हैं, वो एक अपने आप में ऑब्जेक्टिव रखता है। तो हम आज एक्सप्लोर करेंगे ब्यूटी और वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। दे आर क्यूरियस to interact and learn from them. The teachers advise the students to carry a notebook, a pen and a water bottle. तो टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को बोलती हैं कि आज हम जब नेचर वॉक पे जा रहे हैं तो आप अपने साथ में एक नोटबुक रखें, एक पेन रखें और एक वाटर बॉटल रखें। पेन और नोटबुक इसलिए रखें ताकि जो भी वो बताएंगे डॉक्टर रघु या मनीराम चाचा प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, तो वो अपने पास एक लिस्ट बना सके ताकि उनको उनकी आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प हो। एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स around them. Dr. Raghu advised the students to notice the variety of smells in the park and emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing. तो डॉक्टर रघु जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो जो प्लांट्स हैं उसमें लगे हुए पार्क में या गार्डन में, तो उसकी जो स्मेल है वो उसे ऑब्जर्व करें बिना उनको डिस्टर्ब करे। तो मनीराम चाचा जो होते हैं वो बच्चों को बताते हैं कि हमें जो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी साउंड सुननी चाहिए। द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस, बुशेस एंड लार्ज ट्रीज। तो जब नेचर की वॉक कर रहे होते हैं बच्चे और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटीज़ के प्लांट्स होते हैं जिनमें हमारी ग्रासेस भी होती हैं, बुशेस भी होते हैं और कुछ ट्रीज भी होते हैं बड़े बड़े। दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड मंकी जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। तो जब वो ऑब्जर्व करते हैं इन प्लांट्स को और ट्रीज को, तो वो देखते हैं कि कुछ बर्ड्स जो है वो ट्रीज पे बैठे हुए हैं, कुछ बटरफ्लाइज जो हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे मूव कर रही हैं और जो मंकी हैं वो एक पेड़ से लेके दूसरे पेड़ पर जंप कर रहे हैं। तो वो उनकी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करवाते हैं नोटबुक्स में बच्चों की और उनको डिस्कस करते हैं। द स्टूडेंट्स
can hear the chirping of birds. Dr. Raghu informed them that each bird has a unique chirp. तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बर्ड्स की आवाज़ को सुन रहे होते हैं. डॉक्टर रघु इन्फॉर्म करते हैं कि हर बर्ड की अपनी एक खुद की आवाज़ होती है, एक यूनिक आवाज़ होती है. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर. ये एक एग्जाम्पल है कि हमारे नेचर में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करती हैं. डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स. तो डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अलग अलग आवाज़ें निकाल के दिखाएं बर्ड्स की, क्योंकि मनीराम चाचा जो होते हैं वो तो एक्सपर्ट होते हैं मिमिक करने में. तो वो स्टार्ट हो जाते हैं और जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही उत्साह के साथ उनको सुनते हैं और उनकी कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं. हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू? शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर. तो क्या आपने भी कभी ऐसा किया है कि आप बाहर गए हो पार्क में और आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी हो? अगर ऑब्जर्व करी है तो आप अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ उसे डिस्कस कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, तो हम देखते हैं उस एक्टिविटी के अंदर क्या क्या दे रखा है. लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड. प्लान अ नेचर वॉक विद योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाय फॉरेस्ट. While on the nature walk, observe different plants, insects, birds, and other animals. Also note the weather conditions, whether it is hot, cold, windy, and so on. तो एक्टिविटी में दे रखा है कि आप अपनी टीचर के साथ में एक प्लान करें नेचर वॉक, जैसे कि इन बच्चों ने किया था मनीराम चाचा और डॉक्टर रघु के साथ में. तो नेचर की वॉक करते करते आप ऑब्जर्व करें डिफरेंट प्लांट्स को, एनिमल्स को, वेदर की कंडीशंस को भी ऑब्जर्व करें. You can collect different type of fallen leaves or flowers and create a scrapbook. एक स्क्रैप बुक लें जब आप पार्क में जाएं और वहाँ पे आपको जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स, आपको गिरी हुई पत्तियाँ मिलें, पेड़ से नहीं तोड़नी है, नीचे अगर आपको कुछ पत्तियाँ दिखती हैं अलग अलग टाइप्स की, कुछ पत्तियाँ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ ब्रॉड होती हैं, तो उनको स्क्रैप बुक में पेस्ट करें. टेक केयर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स इन नेचर. इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क. डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स. तो हमें फ्लावर्स को पार्क में जब हम जाते हैं तो उनको हमें तोड़ना नहीं चाहिए हमें तोड़ना उन्हें. तो नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1 अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स. सम एग्जांपल्स हैव बीन गिवन फॉर यू इन फिगर 2.1 एंड टेबल 2.1. तो अब आपको यहाँ पे देखिए 3 तरीके के यहाँ पे प्लांट्स के वो दे रखे हैं लीव्स के. एक है ग्रास जो सिंपल हमारे पार्क में होती हैं. तुलसी जी तो हर किसी के घर में मिल जाती हैं. और हिबिस्कस, ये भी आपने पार्क में फ्लावर देखा होगा, ब्राइट रेड कलर का फ्लावर होता है. तो इसी के बेसिस पे नीचे एक टेबल दे रखी है, उसे ऑब्जर्व करना है. तो टेबल के अंदर लोकल नेम ऑफ प्लांट्स, जो लोकल हमारे प्लांट्स होते हैं, उसके बाद में लीव्स की शेप बता रखी है कि किस तरीके की उनकी शेप होती है, फ्लावर्स किस टाइप के फ्लावर्स होते हैं, और अगर कोई और ऑब्जर्वेशंस आपको पता है तो वो आप इसमें बता सकते हो. तो सबसे पहला है कॉमन ग्रास. तो कॉमन ग्रास जो होती है उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही थिन होती है. अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऐसे एक, ये ऐसे, ये तो ये जो है ये इसकी स्टेम है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं. देन इसकी लीव्स जो होती हैं, ये लीव्स हैं इसकी, एक सिंगल लीफ जो है वो ग्रो होती है और अलग अलग पॉइंट्स पे वो टहनियों से, स्टेम से निकल जाती है. और फ्लावर तो इस पे होते नहीं है. एनी अदर ऑब्जर्वेशन? ग्रीन लीव्स होती हैं. नेक्स्ट है हमारा तुलसी जी जो होती हैं वो थोड़ा सा, उनकी स्टेम जो होती है वो हार्ड होती है. आप ऑब्जर्व करेंगे आपके घर में अगर तुलसी लगी हुई है तो आप देखिएगा उसमें कि स्टेम जो है वो थोड़ी हार्ड होती है. और लीव्स जो होती हैं वो पेयर में होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ दिखा रखी है. ये देखिए, एक लीफ इधर जा रही है और एक लीफ इधर जा रही है. ऐसे ही ये अपोजिट डायरेक्शन में लीव्स होती हैं. ये देखिए, ये इनकी अपोजिट डायरेक्शन हो गई. इस तरीके से इनकी लीव्स होती हैं. और इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े पिंकिश पर्पल टाइप में होते हैं.
और अगर हम बोलें कि और कोई ऑब्जर्वेशन, तो ये जो है ये एक मेडिसिन प्लांट्स के लिए यूज होता है। तो ज़्यादातर जो है ये मेडिसिन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हिबिस्कस। हिबिस्कस तो आप सबने नोट करा ही होगा। हिबिस्कस एक ब्राइट रेड कलर का फ्लावर होता है। इसकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी हार्ड होती है और लीव्स जो होती हैं वो थोड़ी इसकी ब्रॉड होती हैं, ब्रॉड लीव्स होती हैं और प्लस इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो हमारे ब्राइट रेड कलर के होते हैं। ब्राइट रेड कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं। और देन अगर इसमें हम कोई और ऑब्जर्वेशन बताएं तो इसका जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं। आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे इसके फ्लावर्स रेड कलर के। नीम। अब नेक्स्ट अगर हम आते हैं नीम, तो नीम की जो स्टेम होती है वो बहुत हार्ड होती है और थिक होती है, मोटी होती है। और लीव्स जो होती हैं वो कंपाउंड लीव्स होती हैं स्मूथ सरफेस के साथ में। देन उसके बाद में अगर फ्लावर की बात करें तो वाइट से फ्लावर आते हैं छोटे छोटे। उसके बाद में अगर हम देखें कि कोई और ऑब्जर्वेशन है नीम की, तो आप कह सकते हो कि नीम की जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी सी बिटर होती है, टेस्ट में कड़वी होती हैं और प्लस मेडिसिन के लिए भी ये यूज होती है। एनी अदर फ्लावर अगर आप किसी और के बारे में देखो तो ज़्यादातर जामुन के पेड़ लगे होते हैं, मैंगो के लगे होते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें मैंगो का ही, तो मैंगो जो है वो भी एक ट्री है और उसकी स्टेम जो है वो हार्ड और थिक होती है। देन अगर हम उसकी लीव्स की बात करें तो लीव्स जो है वो थोड़ी लॉन्ग होती है और नैरो होती हैं, ब्रॉड नहीं होती, चौड़ी नहीं होती, थोड़ी पतली सी लीव्स होती है। और फ्लावर्स जो हैं इस पे येलो फ्लावर्स आते हैं, छोटे छोटे येलो फ्लावर्स। देन ये एक बिग ट्री है और हमें फ्रूट देता है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई इनकी टेबल की। What similarities and differences did you find among the plants you have observed? You must have observed that plants have a variety of features such as tall, short, hard, soft stem, different shape of leaves and their arrangement on the stem or branches, flower varying in color, shape and scent. तो अभी हमने ऊपर जो टेबल को ऑब्जर्व करा उसमें हमने ये देखा कि प्लांट्स और ट्रीज जो हैं वो अपनी अपनी एक उनकी आइडेंटिफिकेशन है। कुछ टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। लीव्स भी अलग अलग तरीके की होती है, जैसे मैंगो की नैरो लीव्स थी और नीम की छोटी लीव्स होती हैं, तुलसी जी की अपोजिट डायरेक्शन में लीव्स थी। कलर भी फ्लावर्स के जो कलर्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं और शेप भी चेंज होती है। Now create a list of animals you observed during this walk from your previous experience. Record the places where they live, the food they eat, and the way they move around in table 2.2. Some examples have been provided for you. अभी हमने एक प्लांट्स की टेबल फिल करी थी, अब हम यहाँ पे ये टेबल देखेंगे जो कि एनिमल्स के ऊपर है। तो नेम ऑफ द एनिमल्स, प्लेस वेयर दे लिव, फूड दे ईट, द वे दे मूव अराउंड एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशंस एंड फीचर्स। तो फर्स्ट जो है वो हमारा क्रो है। क्रो जो है वो ट्री पे रहता है, वो इंसेक्ट खाते हैं, फ्लाई भी करते हैं और वॉक भी करते हैं, उड़ भी सकते हैं और चल भी सकते हैं और अपनी चोंच में एक टहनी जो है वो लेके जा सकते हैं। इसी तरीके से एंट हो गई। तो एंट जो है वो बोरोज बनाते हैं अपने रहने के लिए और वो लीव्स, सीड, इंसेक्ट्स खाती हैं। ये सिर्फ वॉक कर सकती हैं और इनकी 6 लेग्स होती हैं। ऐसे ही काऊ है। काऊ जो होती है वो नॉर्मल हमें देखने को मिल जाती हैं हमारे घरों के आसपास। ग्रीन लीव्स खाती हैं, वॉक करती हैं और इनके 4 लेग्स होते हैं और ये हमें मिल्क भी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमें एनिमल्स की टेबल को ऑब्जर्व करना है। What are the similarities and differences among the animals that you have observed and recorded in table 2.2? You would have observed that some animals live on lands while some live on trees. Birds live on trees, fish lives in water, and some animals like frog lives on land as well in water.
एनिमल्स कंज्यूम अ डाइवर्स रेंज ऑफ फूड्स एंड एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स। तो हमने ऑब्जर्व करा कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो लैंड पर रहते हैं, कुछ एनिमल्स ट्रीज पर रहते हैं, कुछ बर्ड्स जो हैं वो ट्रीज पे रहते हैं, फिश वाटर में रहते हैं, कुछ एनिमल्स जैसे फ्रॉग हो गया तो वो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। तो जैसे हमारे प्लांट्स थे अलग अलग क्लासिफिकेशन के साथ में, आइडेंटिफिकेशन के साथ में, इसी तरीके से हमारे एनिमल्स भी होते हैं। Sketch the plant and animal observed by you in your notebook and prepare a scrapbook with leaves, flowers from different plants and feathers from animals. Write all the detail you have gathered about them. तो आप अलग अलग तरीके से इनको ऑब्जर्व करें, इनको गैदर करें और एक स्क्रैप बुक बनाएं ताकि आपकी ऑब्जर्वेशंस आपको पता चल सके। तो बाय ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम योर स्कूल ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, look out for a variety of plants and animals. Add the name of any plant or animals that you have not listed before in table 2.1 and 2.2. तो स्कूल जाते वक्त भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आसपास के प्लांट्स और एनिमल्स को आप देख सकते हैं और उनको 2.2 और 2.1 हमारी जो ऊपर टेबल थी आप उस अकॉर्डिंग उन टेबल्स को बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी दे रखी है, क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल दो यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड अप्रिशिएटेड वेरी मच। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड। What are your observation about the various plants and animals that have been drawn? तो नेक्स्ट एक्टिविटी में उन्होंने बोल रखा है कि आप 30 सेकेंड के लिए अपनी आईज बंद करें और जो भी प्लांट एनिमल आपको रास्ते में दिखाई दिया हो आप उसको ड्रॉ करें और उसकी ऑब्जर्वेशन करें जिससे कि आपको उनकी आइडेंटिफिकेशन पता कर सके। देखिए यहाँ पे पिक्चर बना भी रखी है, उन्होंने एक पिक्चर ड्रॉ कर रखी है जहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड है और दो स्टूडेंट्स जो हैं वो जब स्कूल की तरफ आ रहे होंगे या उन्होंने ऑब्जर्व करे होंगे ये ट्रीज और प्लांट्स तो वो उनकी पिक्चर बना रहे हैं। How many different plants and animals did the entire class draw on the blackboard? Do you think that there may be many more varieties of plants and animals other than those drawn on the board? तो यहाँ पे कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स की पिक्चर्स जो है ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर रखी है। क्या आपको लगता है कि इससे भी ज़्यादा वैरायटीज हो सकती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो कि बोर्ड पे ड्रॉ कर रखी है? The variety of plants and animals found in a particular region contribute to the biodiversity of that region. तो जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हमारे आसपास पाए जाते हैं या किसी एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं तो वो उसकी बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। Each member in the biodiversity of a region has a different role to play. For example, trees provide food and shelter to some birds and other animals. Animals help in spreading seeds after eating fruit and so on. Can you think of more such examples? They show that plants and animals are dependent on each other. तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें हर एक मेंबर एक अपना रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि ट्रीज जो हैं वो फूड और शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं कुछ बर्ड्स को, कुछ एनिमल्स को, और एनिमल्स जो है वो हेल्प करते हैं उन्हीं फ्रूट्स को खाने के बाद में उनको स्प्रेड करने में। कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हमने मैंगो खाया तो मैंगो में से जो सीड निकलता है कई बार हम उसको भी थ्रो कर देते हैं। तो हो सकता है उस थ्रो हुए सीड को क्या पता वो किसी प्लांट में ग्रो हो गया हो। तो हर एक मेंबर बायोडाइवर्सिटी में अपना अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट 2.2 हाउ टू ग्रो प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स। Would arranging them in groups help you better organize your school bag? तो आप कैसे अरेंज करते हैं अपनी बुक्स और नोटबुक्स को ग्रुप्स में और कैसे अपना स्कूल बैग जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। We are surrounded by a variety of plants and animals with different features about which you have learnt in section 2.1. We can group them based on similarities and differences among them.
तो हमने 2.1 टेबल में कुछ प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो हम उनको ग्रुप भी कर सकते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस पर। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जैसे ट्री हो गया हमारा नीम का भी ट्री होता है, मैंगो का भी ट्री होता है। तो ये सिमिलैरिटी है, वो एक तो स्ट्रॉन्ग, उनका जो स्टेम होती है वो थिक होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। तो इन सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे हम इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, चार्ट्स एंड अदर सोर्सेज, पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर्स ऑन अ डिफरेंट कार्ड। तो फर्स्ट इन्होंने दे रखा है एक्टिविटी में कि आप अलग अलग पिक्चर्स जो है प्लांट्स और एनिमल्स की वो कट कर सकते हैं और उनको पेस्ट करें अपनी नोटबुक में। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप ऑफ 5 और 6 स्टूडेंट्स ईच। आप अपनी क्लास में 5-6 स्टूडेंट्स को लेके एक ग्रुप बना सकते हैं डिवाइड करके। पुल द कार्ड प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट इन योर ग्रुप। ऑब्जर्व वेरियस फीचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन कार्ड। तो जो भी कार्ड आपने बनाए हैं ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के, तो उन्हें आप ऑब्जर्व करें। Recall the features of plants and animals that you have listed in table 2.1 and 2.2. तो रिकॉल करें फीचर्स को प्लांट्स और एनिमल्स की जो आपने लिस्ट कर रखे हैं टेबल 2.1 में और टेबल 2.2 में। Group them on the basis of common features. Share and discuss the basis of grouping you have made with other groups in your class. तो उनको शेयर भी करें और डिस्कस भी करें उन कॉमन फीचर्स को जो आपने ग्रुप करे हैं। यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी। तो आप सरप्राइज होंगे ये जान के कि हर ग्रुप के अपनी अपनी एक सिमिलैरिटी है और अपनी अपनी एक डिफरेंसेस हैं। तो व्हाट डू यू थिंक are the reason behind it? Different students might have chosen different common features from the grouping. For example, some students may have chosen the height of plants as the basis for grouping, while other might have chosen presence or absence of the flowers as the basis for grouping of plants. तो डिपेंड करता है आप बच्चों पे कि आप किस तरीके से उनको चूज करते हो। कुछ बच्चे जो हैं वो प्लांट्स की हाइट को लेके चूज कर सकते हैं, कुछ उनकी स्टेम को लेके चूज कर सकते हैं, कुछ उनकी फ्लावर्स को लेके चूज कर सकते हैं, या उनकी एब्सेंस है फ्लावर्स की या प्रेजेंस है उनके बेसिस पे वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 2.2 फिगर में दे रखे हैं कि किस पॉसिबल क्राइटेरियाज हैं जिसमें आप ग्रुपिंग कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। You may have grouped animals based on various features such as what they eat, where they live, what color they are and how they move. तो यहाँ पे आप एनिमल्स को भी ग्रुप कर सकते हो वेरियस फीचर्स के साथ में कि वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या उनका कलर है और वो कैसे चलते हैं। What is the importance of grouping? Grouping makes it easier to understand and study plants and animals on basis of their similarities and differences. You will learn more about the importance of grouping in our daily lives in chapter Material Around Us. तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग की इम्पोर्टेंस जान गए होंगे कि ग्रुपिंग जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। ये हमें हेल्प करता है, हमारे काम को ईजी बनाता है ताकि हम ये समझ पाएँ कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। हाउ टू ग्रुप plants. You must have noticed that plants show variation in the features related to stem, leaves, flowers, and more. The stem of different plants vary in thickness, height, and hardness, while the other leaves vary in shape, color, size, and arrangement. You might have tried grouping the plants in activity 2.3 using one of these features. तो आपने नोटिस किया होगा कि प्लांट्स जो हैं वो वेरिएशन शो करते हैं। कुछ फीचर्स जो है उनके अंदर होती हैं, उनकी स्टेम्स को लेके, लीव्स को लेके, फ्लावर्स को लेके और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो स्टेम है डिफरेंट प्लांट्स की, कुछ थिक होती हैं, कुछ की हाइट ज़्यादा होती है, कुछ में हार्डनेस होती है, और जो कुछ लीव्स हैं उनकी शेप्स जो होती हैं, लीव्स की शेप हो गई, कलर हो गया, उनका साइज हो गया। तो ये हमें हेल्प करते हैं
ग्रुपिंग में, जो हमने 2.3 एक्टिविटी में देखा था. You might have also learnt in earlier classes that plants can be grouped into herbs, shrubs and trees based on their height and types of stems. तो आपने जब पहले भी पढ़ी होंगी क्लासेस में, तो उसमें भी आपने ये चीज़ नोट करी होगी कि जो प्लांट्स हैं वो हमारे ग्रुप्ड होते हैं इन फीचर्स में, कुछ हर्ब्स में, कुछ शर्ब्स में और कुछ ट्रीज में, बेसिस ऑन देयर हाइट एंड टाइप्स ऑफ स्टेम. तो कुछ बेस्ड होते हैं हाइट पे और उनकी स्टेम्स की टाइप पे. तो हम उनको आगे भी इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे. यहाँ पे भी इस चैप्टर में गिवन है कि हर्ब्स क्या होते हैं, शर्ब्स क्या होते हैं, ताकि हम उन प्लांट्स को क्लासीफाई कर सके. तो एक्टिविटी 2.4 अब स्टार्ट हो गई है. अगेन ये बोल रहा है कि आप एक नेचर वॉक करें with some more interesting observations. Look closely at the height of different plants. Are these plants shorter than you, as tall as you or taller than you? तो अब ये कह रहे हैं कि आप फिर से एक नेचर वॉक करें और इस बार आप हाइट देखें प्लांट्स की. पहले हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखे थे और इस बार हम डिफरेंट प्लांट्स की हाइट को देखेंगे. कुछ जो होते हैं वो छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ उससे भी ज्यादा बड़े होते हैं. इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन? क्या उनकी स्टेम ब्राउन है या ग्रीन है? उनको टच करें, उनको फील करें और उनको बेंड भी करें जेंटली, ताकि आपको ये पता चले कि वो कितनी स्मूथ है, उनकी स्टेम जो है वो कितनी सॉफ्ट है या कितनी हार्ड है. बस इस चीज का ध्यान रखें कि जो स्टेम है वो आप तोड़े नहीं, क्योंकि अगर आप उनको बेंड करेंगे, अगर वो ज्यादा सॉफ्ट हुई तो वो एकदम टूट जाएंगी. ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स अराइज. ये भी ऑब्जर्व करें कि जो ब्रांचेस हैं प्लांट्स की वो कहाँ से अराइज हो रही हैं. स्टेम और ब्रांचेस में फर्क होता है. हमारी ब्रांचेस जो हैं वो इस तरीके से होती हैं, ये हमारी स्टेम हो गई, और जो ब्रांचेस होती हैं वो टहनियाँ होती हैं. इस तरीके से जो टहनी होती हैं ट्रीज के अंदर, उसको हम इनको ब्रांचेस बोलते हैं. ये हमारी ब्रांचेस होती हैं, ये हमारी स्टेम होती है. तो इसी तरीके से हमें ऑब्जर्व करना है. अब यहाँ पे देखिए टेबल में हमें गिवन है मैंगो ट्री, रोज, टमाटो. यहाँ पे इनकी हाइट नापनी है, हाइट मेजर करनी है कि ये शॉर्ट है, मीडियम है, टॉल है. नेचर कैसा है स्टेम का? ग्रीन है, ब्राउन है, टेंडर है, हार्ड है, थिक है, थिन है. तो ये तो नॉर्मल है, ये तो आप सबने देखे ही होंगे, मैंगो की ट्रीज, रोज का और टमाटो का. तो इस बेसिस पे हम इनको, इस टेबल को ऑब्जर्व कर सकते हैं. और भी कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें हम यहाँ पे लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि हमें उनकी थिकनेस, उनकी लीव्स, उनकी ब्रांचेस पता चल सके. जैसे मैंगो हो गया, मैंगो हमारा एक ट्री है, ग्रुप ऑफ प्लांट ट्री है, और ये बहुत ही बड़ा होता है. इसकी ब्रांचेस भी बहुत बड़ी होती है, स्टेम थिक होती है, हार्ड होती है, ब्राउन होती हैं और टॉल होती हैं. देन रोज. रोज तो नॉर्मल सबको ही देखने को मिल जाता है. उसकी हाइट जो होती है वो मीडियम होती है और स्टेम ब्राउन होती हैं, थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन थिक नहीं होती, थिन होती हैं, पतली होती हैं. What differences do you observe among herbs, shrubs and trees? How can you group plants as herbs, shrubs and trees based on the data entered in table 2.3? तो आपने ऊपर टेबल में ऑब्जर्व किए डिफरेंसेस, तो उन्हीं के बेसिस पे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रुप किए जाते हैं हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में. तो सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम. Their branches typically start higher up on the stem and away from the ground. These plants are called trees. तो जो plants grow करते हैं और वो लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, उनकी जो स्टेम है वो थोड़ी हार्ड होती है, थिक होती है और बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं इनकी स्टेम. तो इनको जो है हम क्लासिफाई करते हैं ट्रीज में. इनकी ब्रांचेस जो होती हैं वो बहुत ही ऊंचाई पे होती हैं, ग्राउंड से काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होती हैं, तो इनको हम ट्रीज बोल सकते हैं. जैसे हमारा यहाँ पे मैंगो ट्री ये गिवन है, हमारा नीम ट्री हो गया, हमारा जामुन ट्री हो गया. तो ये जो है ये हमारे सारे ट्रीज हैं. अब यहाँ पे आपको दे रखा है शब. शब अगर हम देखेंगे तो आप ये देखिए, ये ग्राउंड से ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, ये ग्राउंड के
पास ही है और प्लस इसकी जो स्टेम है वो थोड़ी थिन है। तो इस टाइप के प्लांट्स को हम shrubs बोलते हैं। Some plants are not as tall as trees. These plants often have many brown woody stems that start branching very close to the ground. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ट्रीज की तरह लंबे नहीं होते। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये इनकी स्टेम जो होती है वो थोड़ी वुडी सी होती हैं और ब्राउन कलर की होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती, ग्राउंड के क्लोज में होती हैं। तो इनको हम shrubs बोलते हैं, जैसे कि रोज प्लांट। Some plants are typically small with soft and green stem. These are known as herbs. तो टमाटो प्लांट जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर आप देखेंगे तो इनकी जो स्टेम है ये ग्रीन है और इसकी जो स्टेम है ये ब्राउन है और इनकी स्टेम जो होती है वो इतनी थिन होती है कि आसानी से बेंड हो जाती है। तो इनको हम बोलते हैं हर्ब। Some plants with weak stem need support to climb and grow are called climbers. आपने मनी प्लांट देखा होगा, तो मनी प्लांट जो है उसको हेल्प लेनी पड़ती है किसी की। एक अगर हम स्टिक लगा देंगे तो वो उसी के सपोर्ट में ऊपर चढ़ता चला जाएगा। और भी कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ऊपर जाने के लिए, तो उन प्लांट्स को हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि ग्राउंड पे ही लेटे हुए होते हैं। आप नोटिस करना, कभी आपको ऐसे प्लांट्स मिलेंगे कई सारे जो ग्राउंड पे ही लेटे हुए होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्रीपर्स। अगर हम क्लाइंबर्स और क्रीपर्स की बात करें एग्जांपल्स में, तो क्लाइंबर्स आप कह सकते हो कि जैसे ग्रेप्स के होते हैं वो क्लाइंबर्स होते हैं। ग्रेप्स का जो प्लांट होता है वो क्लाइंबर में काउंट होता है। और क्रीपर्स में हमारा पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, और हमारे ये जो प्लांट्स हैं ये हमारे क्रीपर्स होते हैं क्योंकि ये नीचे ही लेटे रहते हैं ग्राउंड पे। तो व्हाट कैन बी अदर फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन ग्रुप प्लांट्स, लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। अब हम एक और एक्टिविटी यहाँ पे देखते हैं कि क्या दे रखी है। लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू। अब जब हमने पहले एक्टिविटी करी थी, उसमें एक्टिविटी बताई थी, तो बताया था कि आप डिफरेंट लीव्स को भी कलेक्ट करके स्क्रैप बुक में पेस्ट करें और उसकी वेरिएशन में भी चेक करें कि क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन है या क्या उसकी वेरिएशन है। डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस लीव्स। तो उन लीव्स में हम देखेंगे कि उनकी भी कई सारी जो वेरिएशंस हैं, उन लीव्स में भी कई सारी वेरिएशंस हैं, कुछ कई सारे डिफरेंसेस हैं। यू मे ऑब्जर्व थिन लीव्स ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट्स, दीज आर वेन्स। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। What differences do you see in the veins of leaves shown in figure 2.4 and figure 2.4b? तो यहाँ पे हमें फिगर दे रखी है 2.4। Leaves show different types of venation. Hibiscus leaf with reticulate venation. अब ये देखिए यहाँ पे आपको ये जो अंदर इसमें दिखाई दे रही हैं ये हमारी वेन्स होती हैं। ये लीव्स की वेन्स है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर नसें दिखाई देती हैं तो उन्हें भी हम वेन बोलते हैं। इसी तरीके से लीव्स के ऊपर छोटी छोटी लाइनें होती हैं जो कि वो लीव्स की वेन्स होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चाहे लीव्स छोटी हो, बड़ी हो, चाहे कैसी भी लीव हो, उसमें वेन्स आपको देखने को मिलेंगी। In some leaves, you can observe a net-like pattern of veins on both sides of a thick middle vein. This pattern is called reticulate वेनेशन। इन कुछ लीव्स के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक नेट लाइक पैटर्न होता है दोनों साइड पे। मिडल वेन में देखिए आप, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि नेट लाइक है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये जो है ये हमारा रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं इसको, क्योंकि एक जाल सा बना हुआ होता है इसमें वेन्स का, तो दोनों साइड से आ रही होती हैं, वो मिडल में आके जॉइंट हो जाती हैं। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन। इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल। कुछ लीव्स में हम देखेंगे कि जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो अभी हम ये देखिए यहाँ पे बनाना की जो लीफ है इसमें जो वेन्स हैं वो पैरेलल जा रही हैं, आमने सामने, कहीं पे भी जॉइंट नहीं हो रही, आमने सामने जाके निकल रही हैं।
तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स एंड ग्रासेस एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन। डू यू थिंक दैट प्लांट कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स? क्या आपको लगता है कि हम इनको भी ग्रुप कर सकते हैं, लीव्स को भी? तो हम चलिए आगे एक्सप्लोर करते हैं और भी रूट्स को। अभी तक हमने जो प्लांट ऑब्जर्व करा वो हमने उसके स्टेम के बेस पर करा, लीव्स के बेस पर करा। अब हम यहाँ पे करेंगे उसकी रूट्स के बेस पर। रूट के बेसिस पर भी हम इनको ग्रुप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है एक और 2.6 कि आप एक ओपन एरिया में जाए जहाँ पे आपको हर्ब्स और ग्रासेस ग्रो करी हुई मिली हुई हो और आप वहाँ पे ये एक्सरसाइज करें। एक खुरपी लें, खुरपी जिससे हम मिट्टी खोदते हैं, और डिफरेंट हर्ब्स को चेक करें। उनकी रूट्स को डैमेज नहीं करना है, क्योंकि अगर रूट्स डैमेज हो गई तो प्लांट जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। बस हमें मिट्टी को थोड़ा सा लूज करना है ताकि हम उसकी रूट्स को देख सकें। After you are done observing, make sure to replant the herbs so that they may continue to thrive and grow. जब आप इन रूट्स को देख लें उसके बाद दोबारा से इन रूट्स वाले प्लांट्स को मिट्टी के अंदर ही लगा दें ताकि वो खराब ना हो और अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रख सके। अब हमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखने हैं इन रूट्स में, क्या क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज है। आप ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये जो है ये एक तरीके की बहुत ग्रुप में रूट्स हैं, काफ़ी सारे ग्रुप में रूट्स बनी हुई हैं। तो ये हमें फाइब्रस रूट कहलाती है और ये जो रूट है ये हमारी टैप रूट कहलाती है। ये देखिए, केयरफुली ऑब्जर्व द रूट ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट इन द फिगर 2.5a। ये एक मस्टर्ड प्लांट है, यहाँ पे आप रूट देखेंगे तो ये जो रूट है वो एक ही मेन रूट है इसमें, इसलिए हम इसको टैप रूट बोलते हैं। और जो फाइब्रस रूट होती है उसमें डिफरेंट रूट्स होती हैं, उसमें एक से ज़्यादा रूट्स होती है, तो इसीलिए हम इसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। द रूट ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज अ बंच ऑफ सिमिलर साइज्ड थिन रूट्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर इस फिगर के अंदर आपको कई सारी रूट्स जो है वो देखने के लिए मिल रही हैं, तो ये सारी जो है एक बंच में होती हैं, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं फाइब्रस रूट। Is there any relation between the type of leaf venation and the type of roots of some plants? How do we find this out? अब हम इनको कैसे निकालेंगे कि इनमें क्या रिलेशन है लीफ वेनेशन में और इन रूट्स के टाइप्स में जो कि सेम प्लांट्स की होती हैं। Collect saplings of 5 common plants from your school nursery and any other nursery to plant in your school garden. Example of such plants can include lemongrass, marigold, sadabahar and others. तो आपको अलग अलग सैपलिंग्स जो हैं वो कलेक्ट करनी है। उनको प्लांट करने से पहले उनकी रूट्स को ऑब्जर्व करना है और उनकी लीव्स को देखना है। उसके बाद में यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इसी तरीके से उस टेबल को कंप्लीट करना है। आपकी हेल्प के लिए मैं इस टेबल को कंप्लीट कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि हमारी जो लीव्स वेनेशन होती है और जो रूट्स होती हैं वो किस तरीके से हर प्लांट्स के अकॉर्डिंग थोड़ी सी वेरीफाई करती है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम लेंगे, अगर हम हिबिस्कस का प्लांट लेते हैं, तो हिबिस्कस का जो प्लांट है उसकी जो लीव्स होती हैं वो रेटिकुलेट होती हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि एक नेट टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो उसी तरीके से इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी सी बेस्ड होती हैं। और ये जो इनकी रूट्स होती है ये हमारी टैप रूट होती है, ये हमारी टैप रूट है। जो इसकी रूट्स होती हैं वो हमारी हिबिस्कस की टैप रूट होती हैं। तो ये टेबल मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। अब हम इसको थोड़ा सा क्लासीफाई कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मस्टर्ड। तो इस मस्टर्ड का जो प्लांट होता है इसकी जो लीव्स होती हैं वो रेटिकुलेट वेन्स की होती हैं, तो नेट टाइप स्ट्रक्चर होता है। और रूट्स जो हैं वो इसकी टैप रूट होती हैं, सिंगल एक मेन रूट होती है। वीट जो है वो उसमें आपकी जो वेन्स है लीफ की वो पैरेलल रहती है और जो रूट है वो फाइब्रस रहती है। ऐसे ही हमारा सदाबहार का जो पौधा है उसकी वेन्स रेटिकुलेट होती हैं और रूट जो है वो टैप रूट होती है।
Next, do you observe any relation between a leaf venation and the type of roots in these plants? A Sadabahar plant has a tap root and its leaves have reticulate venation. Do other plants with the reticulate venation have taproot too? Lemongrass, on the other hand, has fibrous roots and its leaves have parallel venation. Do another plant with parallel venation has fibrous root too? अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी इस टेबल के अंदर कि जिसकी भी लीव्स जो है वो रेटिकुलेट है वो हमारी टैप रूट है, और जिसकी भी लीव्स पैरेलल है, पैरेलल वेनेशन की हैं, उसकी जो रूट्स हैं वो फाइब्रस हैं। तो ये यही कह रहा है कि क्या ये ज़रूरी है कि जिसकी लीफ जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन की हो तो उसकी रूट जो है वो टैप रूट हो, और जो लीव्स पैरेलल है उनकी जो रूट है वो फाइब्रस हो। यस, ऑफ कोर्स, जनरली कभी कभी ज़्यादातर यही होता है कि जो प्लांट्स हैं रेटिकुलेट वेनेशन के साथ में उनकी जो रूट्स हैं वो टैप रूट होती हैं, और जिनकी लीफ जो है वो पैरेलल वेनेशन की होती है वो फाइब्रस होती हैं। Chickpea chana is another example of a plant with a tap root and reticulate venation in leaf. Wheat is an example of a plant with fibrous root and parallel venation in its leaves. तो मैंने आपको ऊपर दिखाई दिए हैं एग्जाम्पल्स। तो अब यहाँ पे ये देखिए एक एग्जाम्पल और दे रखा है विथ फिगर, यहाँ पे आपको गिवन है। अब हम यहाँ से इसको स्टडी करेंगे किस तरीके से। ये जो है ये एक्टिविटी 2.8 में यहाँ पे आपको दो डायग्राम दे रखे हैं। इस डायग्राम के अंदर, इस फिगर के अंदर हमें एक सीड दे रखा है। तो एक सीड जो है वो मेज का है और एक सीड जो है वो चने का है। ये वाला चने का है आपका, और ये वाला जो है ये आपका मेज का है। तो soak some chickpea and maize seed in water for 2 or 3 days. Remove the seed coat of a chickpea. Now observe the structure of the chickpea and maize seed. Are they similar or they different? तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीजों को 2-4 दिन के लिए पानी में सोक करके रखना है। उसके बाद में जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे, अब हमें इसके ऊपर से इसकी कोटिंग हटानी है। तो हमें इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस नजर आएगा कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। यू वुड नोटिस दैट चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। आप नोटिस करेंगे कि जो चना था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ कोटिलेंडन। तो प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद 2 कोटिलेंडन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेंडन्स। तो जो ये चिकपी का जो सीड है आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं डाइकोटिलेंडन्स, डाइकोट्स। Maize has a single thin cotyledon. Plants with such seeds are called monocotyledons, monocots. क्लियर हुआ? जहाँ पे भी हमारे जो सीड्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं तो उसको हम डाइकोट्स बोलते हैं, और जो सीड्स एक ही उसमें सिंगल में रहते हैं कोटिलेडन में तो उसको हम बोलते हैं मोनोकोट्स। What relation do you observe among leaf venation, root types and the number of cotyledons in seeds of a plant? Plants have reticulate venation and a taproot system, while monocot plants have parallel venation and a fibrous root system. अब हमें फिर से ये कह रहा है कि आपने क्या ऑब्जर्व करा इन लीफ वेनेशन के रूट्स टाइप्स में और कोटिलेडन जो सीड्स में हमें देखने को मिला है उनके बेसिस पे। So you have learnt about some features used for grouping plants. Now let us explore the grouping of animals in more detail. अभी तक हमने ग्रुपिंग जो करी थी वो प्लांट्स में करी थी अलग अलग तरीके से, उनकी रूट्स को लेकर, उनकी हाइट को लेकर, उनके फ्लावर्स को लेकर। अब हम इसी तरीके से ग्रुप करेंगे एनिमल्स को। Just like plants and animals too are significantly different from one another, how can we group such a wide variety of animals? What features can you think of to group them? In activity 2.3, you have already set some basis for grouping animals. अभी हमने जब ऊपर एक्टिविटी करी थी 2.3 तो उसमें हमने कुछ एनिमल्स को ग्रुप किया था। अब यहाँ पे हमें एक फिगर भी दे रखी है और एक हमें यहाँ पे एक्टिविटी भी गिवन है।
You have recorded the movement of a few animals in table 2.2. You have may also been observed how other animals move from one place to another. Let us now think about the types of movements in animals. A number of animals are shown in figure 2.7. अब यहाँ पे फिगर में आपको कई सारे एनिमल्स देख रखे हैं, तो यहाँ पे इनको हमें देखना है कि किस तरीके से ये जो एनिमल्स हैं ये मूव करते हैं, ये कहाँ रहते हैं. You can add more animals that you may have observed and create a poster on the variety of animals. Which body parts are used by animals in the poster you created and those in figure 2.7 for movement. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे एनिमल्स आपको गिवन हैं, तो ये हमें इनकी मूवमेंट से पता चल जाएगा. क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे इनका कि ये किस तरीके से चलते हैं, ये कहाँ रहते हैं. Note the ways in which these animals move and name the body parts that used for movement. Some examples are given in table 2.5. तो ऊपर आपको गिवन है, ऐसे ही यहाँ पे है. ये देखिए 2.5 टेबल में movements in animals and their body parts involved. सबसे पहले नेम ऑफ एनिमल, आंट, टाइप ऑफ मूवमेंट, क्या करते हैं, ये चलती हैं, तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे वॉक, क्योंकि ना तो ये जंप करती हैं, ये तो सिंपल चलती हैं. तो और किसकी मूवमेंट से चलती है, किसकी हेल्प से चलती है, इनकी मूवमेंट किसकी हेल्प से होती है, लेग्स की हेल्प से. ऐसे ही हमारा गोट, वॉक, जंप और लेग्स की हेल्प से. ऐसे ही पिजन, वॉक एंड फ्लाइज. तो जो कबूतर होते हैं वो चलते भी हैं और उड़ते भी हैं, उनकी लेग्स भी होते हैं और विंग्स भी होते हैं. विंग्स पंख जो उन्हें हेल्प करते हैं उड़ने में. ऐसे ही हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई जो हमारे घर में नॉर्मल मक्खी होती हैं, तो वो चलती भी हैं और उड़ती भी हैं, और उनकी जो हेल्प करते हैं वो उनके विंग्स भी करते हैं और उनकी लेग्स भी करते हैं. ऐसे ही हमारी फिश है, फिश जो है वो स्विम करती है, फिश चलती नहीं है, फिश स्विम करती है. और फिन्स, जो फिश के फिन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं उनको मूवमेंट देने में. What conclusion you can draw from the data given in table 2.5? Different animals have different type of movements. Animals can fly, run, crawl, walk, hop और jump and so on. तो different जो animals होते हैं वो अपनी मूवमेंट को अपने अपने अकॉर्डिंग चलते हैं. जैसे कुछ एनिमल्स फ्लाई करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ वॉक करते हैं, कुछ हॉप करते हैं. अब फ्रॉग जो है वो हॉप भी करता है, मोस्टली तो वो हॉप करता है, वो जब भी चलता है जब वो हॉप करता है. ऐसे ही कुछ जो उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में. They may use wings, legs and other parts that help them to move. वो अपने बॉडी के कई सारी पार्ट्स को, डिफरेंट पार्ट्स को अपना यूज करते हैं, जो कि उन्हें हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में. अब यहाँ पे नीचे देखिए आपको दे रखा है एक साइंटिस्ट के बारे में, जानकी अमल. ये एक इंडियन बॉटनिस्ट थी जिन्होंने डिसाइड, जो कि डेडिकेटेड थी इन्वायरमेंटल वर्क के लिए. वो हेल्प करती थी डॉक्यूमेंट इंडिया की रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में. उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट में एज द हेड ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो ये सर्वे हुआ था, उसमें उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा था. शी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. जिप सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट की बात यहाँ पे करी गई है. इस मूवमेंट के अंदर एक स्टोरी है जिसकी वजह से ये बोला जाता है कि जानकी जी इसकी मेन जो रोल था उन्होंने वो प्ले किया था. तो इस स्टोरी के बारे में यहाँ पे आपको एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे रखा है. तो ये स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में ही बता देती हूँ जैसा कि यहाँ पे दे रखा है. तो ये कहानी जो है एक केरल राज्य के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट की है, जहाँ पे एक जंगल था साइलेंट वैली के नाम से. तो ये जंगल जो था वो बहुत सुंदर था और इसमें बहुत तरीके के पेड़ पौधे और जीव जंतु जो हैं वो इसमें पाए जाते थे. आप कह सकते हैं कि
कई तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वो यहाँ पे थे, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सरकार ने जो था, गवर्नमेंट ने इस जंगल में कंथीपुजा नदी पर एक बांध बनाने की योजना बनाई थी। अगर यह बांध बन जाता तो पूरा जंगल वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं के लिए सेफ नहीं होता, वो खत्म ही हो जाते। अगर पेड़ कट जाते, पेड़ पौधे नहीं रहते, तो फिर जीव जंतु कहाँ से रहते वहाँ पे। तब आम लोगों ने उस क्षेत्र में रहते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस जंगल को बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। उन्होंने जागरूकता अभियान चलाए, अखबारों में लेख लिखे, पत्र लिखे, सेमिनार किए, कोर्ट में अपील करी, और लगभग ये लगा लीजिए आप 10 इयर्स तक उनका जो संघर्ष था वो चलता रहा। तब जाके आखिरकार लोगों की मेहनत सफल हुई और साइलेंट वैली को बचा लिया गया। इसीलिए इसे सेव साइलेंट वैली मूवमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आपको यहाँ पे 2 पिक्चर दे रखी हैं, एक फिश की है और एक गोट की है। तो अब हम इनको अगर ऑब्जर्व करेंगे, इनकी वॉक देखेंगे, इनकी मूवमेंट देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये अपनी सराउंडिंग के हिसाब से ये वॉक करते हैं। जैसे कि जो फिश है वो पानी में तैरती है, वो पानी में अपना स्विम करती है। तो यहाँ पे जो गोट दे रखी है वो हमारी लैंड पे चलती है, ग्रासी एरिया में रहती हैं और अपनी लेग्स की हेल्प से मूव करती हैं। तो जो साइज होती है और जो शेप्स होती है एनिमल्स की, वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। जो फिश होती है उसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। उसके फिन्स, ये जो है ये इसके फिन्स कहलाते हैं, जो कि इन्हें हेल्प करते हैं स्विम करने में। ये फिन्स हैं इसके, ये जो है ये इनके फिन है जो इन्हें मूवमेंट देने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी और दे रखी है कि हम 2.6 टेबल को देखें और उसी टेबल को रिक्रिएट करें ब्लैक बोर्ड पे। प्लांट्स और एनिमल्स के नेम लिखें अपने क्लासमेट्स के साथ में और ऑब्जर्व करें कि जो टेबल है उसके बारे में हम ऑलरेडी जानते भी हैं और कुछ एग्जांपल्स और ऐड करें। अब यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे एक टेबल और दे रखी है 2.6 एनिमल एंड प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। तो जैसे हमारे प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारे एनिमल्स होते हैं, ऐसे ही हमारे प्लांट्स होते हैं जो अलग अलग सराउंडिंग्स में अपने अकॉर्डिंग पाए जाते हैं। अगर आप डेजर्ट का एरिया देखेंगे तो वहाँ पे नॉर्मल जो एनिमल्स होते हैं वो नहीं मिलते, वहाँ पे कैमल्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब माउंटेन्स हो गए, वहाँ पे आपको माउंटेन के अकॉर्डिंग जो एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं वो आपको वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। जैसे कि डेजर्ट में आपको देखिए यहाँ टेबल में दे रखा है कैमल मिलेगा, माउंटेन्स के ऊपर आपको देवदार के ट्रीज मिलेंगे, ओशन में फिश मिलेंगी, फॉरेस्ट में लॉयन मिलेंगे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सराउंडिंग्स में अपने एनिमल्स और प्लांट्स को फाउंड कर सकते हैं। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन? Discuss your observation with your classmates. So you might have observed from the table 2.6 that the plant and animals found in one kind of region are different from those found in another kind of region. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम माउंटेन्स में जाएंगे तो हमें वहाँ पे अलग तरीके के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, एनिमल्स देखने को मिलेंगे। अगर हम एक डेजर्ट एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे हमें अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल देखने को मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में दे रखा है ये कैक्टस प्लांट। तो कैक्टस जो है वो आपको डेजर्ट में देखने को मिलता है और ये जो ट्रीज हैं देवदार के, ये आपको माउंटेन्स में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने सरवाइव करते हैं। और जैसा कि आप ये ट्रीज देख पा रहे हैं, ये ट्रीज जो है ये माउंटेन्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन भी होते हैं। ये ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो कि बाय नेचर से ये हमें मिला हुआ है कि जो इनकी शेप्स हैं वो कॉनिकल शेप्स होती हैं, फ्लेक्सिकल होती हैं। जब सर्दियों में, जब विंटर्स में यहाँ पे स्नोफॉल होता है तो स्नो जो है वो इन लीव्स पे से नीचे ड्रॉप हो जाती है। तो ये जो है कॉनिकल शेप्स की होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं और स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं। Notice that these two type of plants found in different regions are different. और जो यहाँ पे आपको एक प्लांट दे रखा था कैक्टस का, अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें थोड़े कांटे होते हैं
और इनकी जो स्टेम होती है वो फ्लैशी होती है, इसके अंदर पानी स्टोर होता है। तो सराउंडिंग्स के अंदर हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो डिफर करते हैं। Why does the biodiversity of a region vary from that of another? Let us find out. There is a very little water available in the desert. A hot desert is typically very hot during the day and very cold at night. Therefore, you will find plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot conditions during the day and the cold conditions at night. तो अगर आप डेजर्ट के एरिया को देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ही कम पानी पाया जाता है। तो जो हॉट डेजर्ट एरिया होता है वो बेसिकली हॉट रहता है डे में और कोल्ड रहता है नाइट में। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं वो उस एरिया के अकॉर्डिंग पाए जाते हैं, ताकि वो हॉट कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके और कोल्ड कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सके। द माउंटेन इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस frequent snowfall. In order to survive in such conditions, some of the trees has the ability to let the snow slides off easily. तो conical shapes and sloping branches of deodar trees enable them to do so easily. तो आप देखेंगे माउंटेन्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी जो शेप्स होती है वो कॉनिकल होती है, थोड़ा स्लोपी से होते हैं ये, ताकि इन पे से जो स्नोफॉल होती है, स्नो जो है वो ईजिली स्लाइड कर जाती है। You must have understood by now that the biodiversity varies from region to region because of diverse conditions. Look at the image of a camel from a hot desert of Rajasthan and a camel from the cold desert of Ladakh. अब यहाँ पे आपको 2 types of camel दे रखे हैं। ये देखिए दोनों camels में डिफरेंस है। ये जो camel है ये आपका डेजर्ट एरिया में पाया जाता है और ये माउंटेन एरिया में, जहाँ पे कोल्ड थोड़ा सर्दी ज़्यादा पड़ती है, ये उस एरिया में पाए जाते हैं। अगर आप इनके पैरों में भी देखेंगे तो इनका पैरों में भी आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आपको ये दे रखे हैं इसके पैरों के निशान, इनको हूफ्स बोलते हैं। तो इनको चलने में थोड़ी आसानी रहती है। इन कैमल्स को डेजर्ट में ईजी रहता है चलने में, और इन कैमल्स को कोल्ड रीजन में ईजी रहता है चलने में, जहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होती है। The camel of the hot desert has long legs with wide hoofs. इनके जो पैर होते हैं वो थोड़े वाइड होते हैं। Alex shares that his grandmother told him that the long legs and wide hoofs help them camel to walk on the sandy desert without sinking into the sand. तो wide hoofs की वजह से ये सैंडी डेजर्ट में चल पाते हैं। इनके पैर रेत के अंदर डूबते नहीं हैं, घुसते नहीं हैं। और उसी जगह दूसरे जगह पे इनकी जो हाइट होती है और लेग्स होती है कैमल्स की, कोल्ड डेजर्ट वालों की, वो थोड़ी शॉर्ट होती है, ताकि उन्हें माउंटेन रीजन में हेल्प मिल सके चलने में। इन डेजर्ट फूड इज नॉट अवेलेबल easily. Camels store food in their humps. Camel found in hot desert have one hump each that help them to survive during the scarcity of the food. तो जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे खाना जो है वो ईजिली अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए जो कैमल हैं वो फूड स्टोर कर देते हैं अपने हम्प में। तो कैमल जो है वो हॉट डेजर्ट में जो पाए जाते हैं उनके पास हम्प होता है, जो कि उन्हें हेल्प करता है जब खाने की कमी होती है, उस टाइम पे उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। कैमल फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट हैव 2 हम्प्स ईच। अभी आप यहाँ पे देखेंगे इस पिक्चर में, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इसका एक हम्प है, ये देखिए, इसको हम्प बोलते हैं। और यहाँ पे जो कोल्ड रीजन वाला हम्प है इसमें आप देखेंगे कि इसके 2 हम्प हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ये सराउंडिंग्स की वजह से इनके हम्प में थोड़ा सा डिफरेंस है। These 2 humps shrink in late winters because there is not much food available in the cold desert and they have to use food stored in their hump during that time. तो रीज़न दोनों का सेम है, फूड ना होने की वजह से ये हम्प जो है इनकी हेल्प करते हैं फूड को स्टोर करने में। Moreover, they grow long hair from head to neck which help them to survive the cold winters of Ladakh. तो
जो ये कोल्ड विंटर्स वाले कैमल्स हैं, इनके जो हेयर होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं ताकि उनको हेल्प मिल सके कोल्ड रीजन में सरवाइव करने के लिए. What other feature can help camel to survive in the desert? Other students also start sharing their observation. Kashi from Rajasthan says that camel excrete a small amount of urine, their dung in dry and they do not sweat. तो वो कुछ और भी फीचर्स बताने लगते हैं कि जो कैमल्स हैं वो एक्सक्रीट करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन और उनका जो ड्रंग होता है वो ड्राई होता है. दे डू नॉट स्वेट और उन्हें पसीने भी नहीं आते. As camel do not lose much water from their bodies, they can survive for many days without drinking water. तो जब उनको स्वेट ही नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके अंदर, शरीर के अंदर उनके पानी की कमी नहीं रहेगी बॉडी के, तो इसीलिए जो है वो ज़्यादा दिन के लिए सरवाइव कर जाते हैं. Maya talks about seeing plants with beautiful bright flowers. Rhododendrons in the Chola forest of Nilgiris. Here, rhododendrons are the shorter height and have smaller leaves to survive through the heavy winds on the mountain tops. However, Pima, who is from Sikkim, mentioned that she has observed rhododendrons in the nearby mountains to be taller. तो यहाँ पे जो है वो अलग अलग एरिया से जो बच्चे होते हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरीके के वहाँ पे फ्लावर्स होते हैं, किस तरीके के वहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं. तो अपने अपने एरिया के सब अपने यहाँ पे डिस्कस करने लग जाते हैं. ये जो आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, इस अकॉर्डिंग इसी के जो फ्लावर्स हैं इनके बारे में वो बात करते हैं कि इनकी जो कंडीशंस होती है वो इस तरीके की होती हैं कि ये सरवाइव कर लेते हैं इजीली. सागर टेल्स हिज क्लासमेट दैट ही वेंट टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विद हिज पेरेंट्स फॉर अ स्पेशल इवेंट. He saw huge whale and colorful fish in the ocean. तो सागर भी अपने क्लासमेट्स को बताने लगता है कि जब वो अंडमान और निकोबार आइलैंड में गए थे तो वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी सारी बड़ी वेल्स मछली देखी थी और कलरफुल फिश देखी ओशन के अंदर. His father explained that the streamlined body of fish help them to swim in water. उसके पापा ने बताया सागर के कि जो इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है वो हेल्प करती है इनको पानी में तैरने में. तो वी हैव लर्न दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन हैव स्पेशल फीचर दैट मे देम फिट टू सर्वाइव देयर. द स्पेशल फीचर दैट एनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडेप्टेशन. अडेप्टेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी स्पेशल फीचर होती है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो कि अपने आसपास के एरिया के अकॉर्डिंग वो उसको अडेप्ट कर लेते हैं, वो उसको उसमें सरवाइव करने के लिए अपने आप की अपनी बॉडी को चेंज कर लेते हैं. तो इस फीचर को हम बोलते हैं अडेप्टेशन. द शेप ऑफ द देवदार ट्रीज एंड द हाइट ऑफ द rhododendrons आर अडेप्टेशन एंड देम अनेबल टू सर्वाइव इन द माउंटेन रीजन. तो देवदार की जो शेप होती है इन ट्रीज की और जो हाइट होती है rhododendrons की, ये अडेप्टेशन का ही तो एक स्पेशल फीचर है जो उन्हें हेल्प करता है माउंटेन रीजन में सरवाइव करने के लिए. द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट. और जो प्लांट्स और एनिमल्स जहाँ रहते हैं, जहाँ वो अपने आप को सरवाइव करते हैं, उसे हैबिटेट बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ अ सी टर्टल इन द सी और द ओशन. द हैबिटेट ऑफ अ कैमल इज द हॉट और कोल्ड डेजर्ट. तो ये हमारे हैबिटेट कहलाते हैं. अब यहाँ पे हमें एक साइंटिस्ट के बारे में गिवन है, सलीम अली. तो ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने ऑब्जर्व करा डाइवर्सिटी इन बर्ड्स को. उन्होंने एक लिस्ट बनाई बर्ड्स की जो कि उन्होंने ट्रैवल करते हुए अपने पास डॉक्यूमेंट करी, अपने पास नोट डाउन करी. He recorded the region with high diversity of birds and took measure to conserve their regions. क्यूलादियो नेशनल पार्क जो भरतपुर राजस्थान में है और जो यहाँ पे एक और बर्ड सेंचुरी दे रखी है मांड्या में कर्नाटका. ये जो एग्जांपल्स हैं रीजन के जो इन्होंने प्रिजर्व करे. ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स ऑन बर्ड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ही इज रेफर्स टू एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया.
और इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था। अब यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ें बताई गई हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, तो अब हम इनको भी देख लेते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्स ऑन लैंड आर सेड टू बी लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या प्लांट्स, जो कि इस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं, जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन्स। नेक्स्ट है इसमें हमारे एक्वेटिक हैबिटेट। ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं इनको हम बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स। और कुछ जो एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं और लैंड पे रहते हैं, इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो होते हैं वो दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं, हमारे वाटर में भी और लैंड में भी। What would happen if the habitat of a plant or an animal is damaged? What would happen if a goat does not get grass to eat? Can a fish survive without water? Check with your parents, grandparents and neighbors to know about the plants, birds, insects or any other animals they used to see frequently in their childhood but do not see as often now. These changes often happen when habitats are damaged. The damage to habitats of plants and animals result in loss of their homes, food and other resources. This leads to the loss of biodiversity. तो आप अपने पेरेंट्स के साथ में, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, अपने नेबर्स के साथ में ये चेक कर सकते हैं कि उन्होंने अपने चाइल्डहुड में ऐसे कौन से प्लांट्स, बर्ड्स और इंसेक्ट देखे थे जो अब ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते। तो ये जो चेंजेस हैं ये इनके हैबिटेट्स की वजह से डैमेज हो चुके हैं। द डैमेज ऑफ हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम्स, फूड एंड अदर रिसोर्सेज। तो हैबिटेट में डैमेज की वजह से इनके जो होम है वो खो चुके हैं, खाना खो चुका है और भी न जाने कितने रिसोर्सेज हैं जो यहाँ से खो चुके हैं।